प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचार सिद्धांत या संचार दृष्टिकोण या संचार उपागम। लेक्चर नंबर 25, लेक्चर नंबर 25। अब चूंकि संचार सिद्धांत के ऊपर मैं अलग से कार्ल डायच का मॉडल और समझाऊंगा, इसलिए यहाँ संचार सिद्धांत के ऊपर लगभग मुझे 3 लेक्चर अपलोड करने होंगे। आज संचार सिद्धांत के ऊपर पहला लेक्चर दे रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना हो, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को समझना हो, तो निश्चित रूप में संचार व्यवस्था की जानकारी होना अति आवश्यक है। भले ही राजनीतिक व्यवस्था हो, मतलब किसी भी देश की जब हम राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था भी निश्चित रूप में संचार के आधार पर ही कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी सभी राष्ट्र राज्य वास्तव में सूचना प्रवाह के आधार पर ही अपनी विदेश नीति तय करते हैं। आंतरिक रूप में किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, बाहरी रूप में किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो वास्तव में यदि देखा जाए तो संचार सिद्धांत की जो मूल इकाई है वह सूचना का प्रवाह है। अर्थात मान लीजिएगा भारत और अमेरिका के या भारत और चीन के आपसी संबंधों का हमें अध्ययन करना हो तो वास्तव में संचार सिद्धांत के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। और किस रूप में करेंगे कि भारत को वास्तव में किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, इनकी सूचनाओं का क्या प्रवाह है आंतरिक और बाहरी रूप में। ठीक इसी प्रकार से चीन को आंतरिक और बाहरी रूप में किस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं, उन सूचनाओं के प्रवाह के आधार पर, उन सूचनाओं के संग्रह के आधार पर वास्तव में भारत भी अपनी विदेश नीति तय करेगा और चीन भी अपनी विदेश नीति तय करेगा। तो इस प्रकार से वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सभी राष्ट्र राज्यों के द्वारा सूचनाओं के आधार पर अपनी विदेश नीति तय की जाती है। इसलिए संचार सिद्धांत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। ये तो सामान्य सी बात होगी। अब सर्वप्रथम प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी सूचना मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचार सिद्धांत या संचार दृष्टिकोण या संचार उपागम, लेक्चर नंबर 25। ठीक है बेटा। अब मैंने यहाँ सबसे पहले जो मुख्य बातें वो नोट कर दी हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक एक करके मैं इन सबको समझाऊंगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो कार्ल डायच ने जो वास्तव में संचार सिद्धांत का मॉडल दिया है, प्रतिमान दिया है, वो समझाऊंगा डायग्राम के माध्यम से। वो होगा लेक्चर नंबर 25 पार्ट नंबर 1 में। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो आप नोट करेंगे अमेरिकी गणितज्ञ नॉर्बर्ट वीनर, मतलब यहां आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ। ठीक है, नॉर्बर्ट वीनर, विद्वान का नाम नोट करें। नॉर्बर्ट वीनर को संचार सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है सामान्य रूप में। तो सबसे पहले आप क्या नोट करेंगे कि प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ नॉर्बर्ट वीनर को संचार सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। और नॉर्बर्ट वीनर ने संदेश सिद्धांत, साइबरनेटिक्स की परिभाषा हम लेक्चर नंबर 25 पार्ट नंबर 1 में आपको बताएंगे, क्योंकि वहाँ हम कार्ल डायच का जो संचार सिद्धांत का मॉडल है वो समझाएंगे। वहाँ पर हम साइबरनेटिक्स शब्दावली को भी समझाएंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ यहाँ संदेश सिद्धांत, साइबरनेटिक्स तथा फीडबैक सिस्टम, मतलब प्रतिसंवरण व्यवस्था, फीडबैक सिस्टम के आधार पर इस सिद्धांत का विकास किया है। जरा गौर कीजिएगा कि जो ये नॉर्बर्ट वीनर है इन्होंने संदेश सिद्धांत, साइबरनेटिक्स तथा फीडबैक सिस्टम के आधार पर संचार सिद्धांत का विकास किया है। सबसे पहले तो ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए। उसके बाद में अगली बात ये नोट करनी है कि वास्तविक रूप में संचार सिद्धांत की जो मूल इकाई है, जैसे कि मैंने नोट भी कर दिया, यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, संचार सिद्धांत की जो मूल इकाई है आप नोट करेंगे, संचार सिद्धांत की जो मूल इकाई है
वह सूचना का प्रवाह है। क्या है बेटा? सूचना का प्रवाह है। अर्थात वास्तव में कोई भी राष्ट्र राज्य जब अपनी विदेश नीति तय करता है तो वह अपनी विदेश नीति वास्तव में सूचनाओं के संग्रह के आधार पर ही करता है। अब वो सूचनाएं आंतरिक रूप में भी हो सकती हैं और बाहरी रूप में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वास्तव में संचार सिद्धांत की जो मूल इकाई है वह सूचना का प्रवाह है। अर्थात कोई भी राष्ट्र राज्य अपनी विदेश नीति तय करेगा तो वह सूचनाओं के संग्रह के आधार पर ही करेगा, उसे किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। अब इस बात को हम मैं कह सकता हूं कि व्यक्तिगत स्तर पर भी लागू कर सकते हैं। मैं कोई भी अपने जीवन के बारे में निर्णय ले रहा हूं तो निश्चित रूप में सूचनाओं के संग्रह के आधार पर निर्णय लूंगा। मेरी पारिवारिक परिस्थिति कैसी है, परिवार से मुझे किस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं, बाहरी रूप में मुझे किस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं, उस आधार पर ही तो मैं निर्णय लूंगा। तो ये एक व्यक्ति विशेष पर भी लागू होता है, एक समूह पर भी लागू होता है, एक राजनीतिक दल पर भी लागू होता है, राजनीतिक व्यवस्था पर भी लागू होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी लागू होता है कि कहीं पर भी निर्णय लिया जाता है तो निश्चित रूप में निर्णय जो लिया जाता है वह सूचनाओं के संग्रह के आधार पर ही लिया जाता है। अब बेटा इसको समझें, ये डायग्राम मैंने बनाया आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचार प्रणाली के रूप में मानता है। मतलब जो ये संचार सिद्धांत है वो संचार सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचार प्रणाली के रूप में मानता है। बेटा ध्यान देंगे, किसके रूप में आता है? संचार प्रणाली के रूप में मानता है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता होता है जिसे राष्ट्र राज्य कहते हैं, तो सभी राष्ट्र राज्य अपनी विदेश नीति जब तय करते हैं तो निश्चित रूप में संचार प्रणाली का आधार पर करते हैं। वास्तव में उनके पास सूचनाओं का जो संग्रह होता है, जिस प्रकार की उनको सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उन सूचनाओं के आधार पर वो अपनी विदेश नीति तय करते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचार प्रणाली के रूप में मानता है कौन? संचार सिद्धांत। अगली बात है कि यहाँ राष्ट्र राज्य में कोई भी प्रक्रिया संचार के बिना नहीं हो सकती है। अब राष्ट्र राज्य कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता है भाई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होगा वो कौन होगा? यस, राष्ट्र राज्य ही तो होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप में राष्ट्र राज्यों के बीच में क्या क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है उसी का तो अध्ययन करेंगे। अरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्यों के बीच में जो संबंध और अंतर क्रियाएं होती हैं उसी को तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। तो यहाँ वास्तव में राष्ट्र राज्य में कोई भी प्रक्रिया संचार के बिना नहीं हो सकती है। मतलब राष्ट्र राज्यों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया की जाएगी, कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो संचार के बिना, सूचना के बिना संभव हो ही नहीं सकता। किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा अपनी विदेश नीति तय की जाएगी तो निश्चित रूप में वह किसी न किसी रूप में उसको जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं आंतरिक और बाहरी रूप में, उन सूचनाओं के आधार पर, उन सूचनाओं के संग्रह के आधार पर अपनी विदेश नीति तय की जाती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि राष्ट्र राज्य में कोई भी प्रक्रिया संचार के बिना संभव नहीं हो सकती है। इसलिए जब संचार के बिना राष्ट्र राज्य में कोई भी प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है तो निश्चित रूप में संचार सिद्धांत को समझे बिना आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी नहीं समझ सकते। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना हो तो निश्चित रूप में संचार सिद्धांत का आपको प्रयोग करना ही होगा। नेक्स्ट बेटा, वास्तव में राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस सिद्धांत को लागू करने का श्रेय हार्वर्ड प्रोफेसर कार्ल डायच को है। अब नोट कीजिएगा, यहाँ पर मूल बात आ गई। मतलब राजनीति विज्ञान में तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत को लागू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो हार्वर्ड प्रोफेसर कार्ल डायच को दिया जाता है। मतलब राजनीति विज्ञान में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत को लागू करने वाला जो विद्वान है वो है कार्ल डायच। नोट करेंगे, राजनीति विज्ञान में भी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी। ठीक है बेटा, तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी कार्ल डायच ने जो संचार सिद्धांत का मॉडल दिया है, प्रतिमान दिया है, इसको हम अगले लेक्चर में आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये कार्ल डायच है, इनकी वास्तव में जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, कृति है द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और इसके अलावा शोध लेख कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड डिसीजन सिस्टम जो कि जेम्स सी चार्ल्स वर्थ द्वारा संपादित पुस्तक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस में ये जो है प्रकाशित किया है। मतलब प्रकाशित किया है। अब मैं समझाऊंगा इसको। देखो,
सबसे पहले तो यह है कि भाई राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत को लागू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो कार्ल डायच को दिया जाता है। और कार्ल डायच ने जो अपना सिद्धांत दिया है अपनी इस पुस्तक में दिया है, क्या नाम है जिसका, द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट। ये महत्वपूर्ण रचना है। और इसके अलावा इन्होंने एक शोध लेख लिखा है जिसका नाम है कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड डिसीजन सिस्टम, जो कि ये जो शोध लेख है ये जेम्स सी चार्ल्स वर्थ द्वारा संपादित पुस्तक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस में प्रकाशित है। ये इसमें प्रकाशित है, ये बात भी आपको नोट करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत मतलब संचार सिद्धांत निर्णयों के परिणामों में उतनी रुचि नहीं लेता जितनी उनके निर्माण की प्रक्रिया में। मतलब वास्तव में जो संचार सिद्धांत है वो निर्णयों के परिणामों में उतनी रुचि नहीं लेता जितनी उनके निर्माण की प्रक्रिया में। मतलब निर्णयों के क्या परिणाम होंगे उसमें इसकी रुचि नहीं है, बल्कि निर्माण की क्या प्रक्रिया है, मतलब वास्तव में देखा जाए तो जो निर्णय है उस निर्णय के निर्माण की क्या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के ऊपर यह संचार सिद्धांत ज्यादा ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो निर्णय लिया जा रहा है उस निर्णय की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को सूचनाएं किसी न किसी रूप प्रभावित करती हैं। क्योंकि सूचनाओं का जो प्रवाह होता है, सूचनाओं का जो संग्रह होता है, सूचनाओं के संग्रह के आधार पर ही सभी राष्ट्र राज्यों के द्वारा किसी न किसी रूप में अपनी विदेश नीति तय की जाती है। नेक्स्ट, डायच इस सिद्धांत की मतलब संचार सिद्धांत की, कार्ल डायच इस सिद्धांत की व्याख्या का आरंभ ही संचार अभियांत्रिकी और शक्ति अभियांत्रिकी में अंतर बताने से करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब जो ये कार्ल डायच है संचार सिद्धांत का आरंभ, श्री गणेश, प्रारंभ, शुरुआत ही किससे करता है? आरंभी संचार अभियांत्रिकी और शक्ति अभियांत्रिकी में अंतर बताने से करता है। मतलब ये दो प्रकार की जो अभियांत्रिकी है, संचार अभियांत्रिकी और शक्ति अभियांत्रिकी, इनमें अंतर बताने से इसकी व्याख्या प्रारंभ करता है। अब इनमें अंतर क्या है समझें। शक्ति अभियांत्रिकी में परिवर्तन उसी अनुपात में होता है जिसमें शक्ति का उपयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, शक्ति अभियांत्रिकी में परिवर्तन उसी अनुपात में होता है जिसमें शक्ति का उपयोग होता है। और संचार अभियांत्रिकी में थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग भी कभी कभी संदेश के प्राप्तकर्ता की स्थिति में भारी परिवर्तन ले आता है। तो ये दोनों में इसने डिफरेंस बता दिया, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर आगे मैंने यहाँ एक उदाहरण दिया है बंदूक जैसे वास्तविक रूप में। अब बंदूक का जो कुंदा होता है, अब यहाँ मैंने लिखा है बंदूक संकेत को ले जाने में कितनी शक्ति, जानना आवश्यक नहीं कि परिणाम। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ जो बंदूक है, अब बंदूक का लक्ष्य क्या है, अब बंदूक को दबाने में, देखो ध्यान देंगे आप, बंदूक को दबाने में वास्तव में इतना जोर नहीं पड़ रहा है, बल्कि जो संकेत है संकेत को ले जाने में कितनी शक्ति लग रही है उसको जानना अति आवश्यक है कि उसका परिणाम क्या निकलने वाला है। तो इसी प्रकार से वास्तविक रूप में सूचनाओं का जो संग्रह होता है, सूचना का जो प्रवाह होता है, उसके आधार पर जो निर्णय लिया जाने वाला है उस निर्णय का क्या परिणाम पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसा कि आप बंदूक के आधार पर इसको समझ सकते हैं। बंदूक चलाने वाला व्यक्ति वास्तविक रूप में जब बंदूक चलाएगा तो यहाँ पर बंदूक का कुंदा दबाने में इतना जोर नहीं पड़ेगा जितना कि जिस लक्ष्य के ऊपर उसको दागा जा रहा है, उस लक्ष्य के ऊपर दागा जा रहा है, तो वहाँ पर बंदूक के द्वारा जो गोली निकलेगी उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। ठीक इसी प्रकार से सूचनाओं का जो संग्रह होता है उस संग्रह के आधार पर, सूचना प्रवाह के आधार पर जो निर्णय लिया जा रहा है, तो उस निर्णय अर्थात विदेश नीति जो तय की जा रही है तो उसका प्रभाव क्या कुछ पड़ने वाला है, इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट, संचार सिद्धांत प्रशासन को विभिन्न सूचना प्रवाहों के आधार पर स्थित निर्णय की एक व्यवस्था मानता है। ध्यान दें बेटा, मतलब जो ये संचार सिद्धांत है, ये संचार सिद्धांत प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को विभिन्न सूचना प्रवाहों के आधार पर स्थित निर्णय की एक व्यवस्था मानता है। ठीक है, कैसे? इस सिद्धांत का आधार
दो प्रकार की संकल्पनाओं पर टिका है। इस सिद्धांत का आधार, संचार सिद्धांत का आधार दो प्रकार की संकल्पनाओं पर टिका है। फिर से बोल रहा हूँ, इस सिद्धांत का आधार दो प्रकार की संकल्पनाओं पर टिका है। नंबर एक, वे संकल्पनाएं जिनका संबंध संचार का संचालन करने वाली संरचनाओं से, जो स्वयं संचार का संचालन करती हैं। दूसरा, वे संकल्पनाएं जिनका लक्ष्य विभिन्न प्रकार के प्रवाहों और प्रक्रियाओं को समझना है। पहले में वे संरचनाएं आती हैं जिन्हें स्वागतकर्ताओं का नाम दे सकते हैं, और दूसरा वर्ग, मतलब इसके अंतर्गत दूसरा वर्ग जिसका संबंध सूचना प्रवाहों से है। प्रवाह की इस संकल्पना के साथ अन्य संकल्पनाएं जैसे चैनल, भार वाहिनी क्षमता जुड़ी हुई है। मतलब निश्चित रूप में सिद्धांत का आधार दो प्रकार की संकल्पनाओं पर टिका है, और इन सभी बातों को मैं आगे जब कार्ल डायच का संचार सिद्धांत का मॉडल समझाऊंगा डायग्राम के आधार पर, तो उसके अंतर्गत ये सारी बातें समाहित हो जाएंगी। यहाँ तो मैं केवल पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ। नेक्स्ट बेटा, कार्ल डायच का विचार है कि सूचना का मापतोल और गिनती की जा सकती है। मतलब कार्ल डायच का कहना है कि सूचना का मापतोल और गिनती की जा सकती है कि भाई किसी भी राष्ट्र राज्य के पास में सूचनाओं का कितना संग्रह है, सूचनाओं का कितना प्रवाह हो रहा है, तो इसकी माप तोल और गिनती की जा सकती है, और उसके आधार पर राष्ट्र राज्य के द्वारा अपनी विदेश नीति आसानी से तय की जा सकती है। नेक्स्ट, कार्ल डायच ने समूह समाज में विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं। सभी राष्ट्र राज्यों में विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं। डायच ने समूहों, समाजों, राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय समाजों सभी प्रकार के संगठनों की संश्लिष्टता का मापन करने के लिए सूचना प्रवाहों के अध्ययन की पद्धति का प्रयोग किया है। मतलब यहाँ मूल बात यह है, चाहे समूह हो, विभिन्न प्रकार के समाज हो, राज्य हो, अंतर्राष्ट्रीय समाज हो, सभी प्रकार के संगठनों की संश्लिष्टता का मापन करने के लिए सूचना प्रवाहों के अध्ययन की पद्धति का प्रयोग किया है। मतलब डेफिनेटली इन सभी के अंतर्गत कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वह निर्णय सूचना प्रवाहों के आधार पर ही लिया जाता है। ये बात मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि वास्तव में संचार सिद्धांत की जो मूल इकाई है वह सूचना का प्रवाह है, अर्थात वास्तव में सूचनाओं के संग्रह के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा, चाहे कोई समूह हो, चाहे कोई राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी राष्ट्र राज्य हो। नेक्स्ट, अब यहाँ अगली जो बात आती है वो ये है कि यहाँ नकारात्मक प्रतिसंवरण को डायच ने इस सिद्धांत की आत्मा माना है। मतलब कार्ल डायच ने नकारात्मक प्रतिसंवरण को इस सिद्धांत की आत्मा माना जाता है। मतलब नकारात्मक प्रतिसंवरण को डायच ने इस सिद्धांत की आत्मा माना है। क्या माना है? आत्मा माना है। मतलब इसको आत्मा माना जाता है। किसको? मतलब जो ये संचार सिद्धांत, इस संचार सिद्धांत की आत्मा नकारात्मक प्रतिसंवरण को माना जाता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि उन प्रतिक्रियाओं से है, इसका अभिप्राय उन प्रतिक्रियाओं से है जिनसे कि वास्तविक रूप में निर्णय या निर्णयों को प्रभावित किया जाता है, निर्णयों को प्रभावित किया जाता है। अगली बात है एक अच्छी व्यवस्था, मतलब गुड सिस्टम, चाहे मैं कहूँगा कोई भी किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम क्यों ना हो, एक अच्छी व्यवस्था की पहचान यही है कि वह सूचना को अविकृत रूप में और ठीक समय पर प्राप्त कर सके। बेटा बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये नोट करेंगे। एक अच्छी व्यवस्था, जैसे मान लीजिएगा हम भारत और चीन के आपसी संबंधों का अध्ययन करना चाहते हैं, या भारत और अमेरिका के आपसी संबंधों का अध्ययन करना चाहते हैं, या भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों का अध्ययन करना चाहते हैं, या भारत और रूस के आपसी संबंधों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप में एक अच्छी व्यवस्था की पहचान यही है कि वह सूचना को अविकृत रूप में और ठीक समय पर प्राप्त कर सके। मतलब भारत ने यदि वास्तव में सूचनाओं को अविकृत, जिनको विकृत नहीं किया गया है, जिनको कि वास्तविक रूप में गलत रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, सूचना को अविकृत रूप में और ठीक समय पर प्राप्त कर सके। मतलब सूचनाओं को विकृत करके भेजा जा रहा है, सूचनाएं विकृत होकर के जो है सामने प्रस्तुत की जा रही हैं, सही सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो निश्चित रूप में सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसलिए एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम वही हो सकता है क्या कि वह सूचना को अविकृत रूप में, सूचनाओं को विकृत रूप में ना भेजा जाए, बल्कि सूचना को अविकृत रूप में और ठीक समय पर प्राप्त कर सके। मतलब वास्तविक रूप में एक गुड सिस्टम वही होता है जो कि सूचनाओं को सही समय पर प्राप्त कर सके, और जो सूचनाएं उसको प्राप्त हो रही हैं
वो विकृत रूप में नहीं हो बल्कि अविकृत रूप में हो। और जब एक राष्ट्र राज्य को सूचनाएं सही समय पर मिलती हैं और अविकृत रूप में मिलती हैं तो इसके द्वारा अच्छा निर्णय लिया जा सकता है, एक अच्छी विदेश नीति तय की जा सकती है। तो इसमें मुख्य रोल किसका हुआ? सूचना का ही हुआ। इसलिए मैंने आपको कहा कि संचार सिद्धांत की मूल इकाई सूचना का प्रवाह है। अर्थात वास्तव में कोई भी राष्ट्र राज्य जब अपनी विदेश नीति तय करता है और विदेश नीति तय करते समय जो निर्णय लेता है तो निर्णयों का जो मूल आधार होता है वह सूचना ही होता है, सूचना का प्रवाह ही होता है, सूचनाओं का संग्रह ही होता है। इसलिए सूचनाओं की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट, डायच मानता है कि राजनीतिक व्यवस्था में भी यह सारी प्रक्रिया उतनी ही सरल और व्यवस्थित होनी चाहिए जितनी कि जीवित प्राणी की तंत्रीय व्यवस्था में होती है। अब जीवित प्राणी, इस जीवित प्राणी की तंत्रीय व्यवस्था में वास्तविक रूप में जो संचार व्यवस्था है, जैसे रक्त संचार है, अगर रक्त का संचार ठीक से नहीं होगा तो हमारा बॉडी सिस्टम तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसलिए एक स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है कि इसमें रक्त संचार जो व्यवस्था है, रक्त का संचार ठीक से होना चाहिए, शरीर के सभी अंगों में रक्त संचार होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में भी यह सारी प्रक्रिया उतनी सरल और व्यवस्थित होनी चाहिए जितनी कि जीवित प्राणी की तंत्रीय व्यवस्था में होती है। तो जीवित प्राणी की तंत्रीय व्यवस्था में वास्तव में जो संचार व्यवस्था है वो ठीक उसी प्रकार से कार्य करे जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में भी सूचना प्रवाहों का जो क्रम है वो ठीक से होना चाहिए। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था को अविकृत रूप में सूचनाएं नहीं मिलनी चाहिए और राजनीतिक व्यवस्था को सही समय पर सही सूचनाएं प्राप्त होनी चाहिए। अगर सही समय पर सही सूचनाएं नहीं मिल पा रही है तो अच्छा निर्णय नहीं लिया जा सकता। ठीक इसी प्रकार से यदि मनुष्य की जो ये शरीर व्यवस्था है, बॉडी सिस्टम है, इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में कोई भी संचार व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, जैसे रक्त संचार व्यवस्था है, तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। अगली बात है, डायच ने इस सिद्धांत में 4 परिमाणात्मक तत्व जोड़कर अपने संकल्पनात्मक ढांचे को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है। अब ध्यान दें, 4 परिमाणात्मक तत्व जोड़कर अपने संकल्पनात्मक ढांचे को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है। और ये 4 तत्व हैं, नंबर 1 भार, दूसरा पश्चता, तीसरा अभिलाप और चौथा अग्रता। बेटा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप इसे नोट करेंगे क्या कि डायच ने इस सिद्धांत में 4 परिमाणात्मक तत्व जोड़कर अपने संकल्पनात्मक ढांचे को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है। और ये 4 तत्व हैं, नोट करेंगे, नंबर 1 भार, दूसरा है पश्चता, तीसरा है अभिलाप और चौथा है अग्रता। अब इन चारों को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले लेंगे हम भार। भार का अर्थ है कि परिवर्तनों की उस व्यापकता और गति से है जो एक ऐसी व्यवस्था जो उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है अपने लक्ष्य की स्थिति में ला सकती है। और इसके बाद में जो पश्चता होती है, पश्चता के अंतर्गत वास्तविक रूप में निर्णयों और कार्यों के परिणाम के संबंध में सूचना के समय पर और सही रूप में पहुंच जाने पर व्यवस्था के द्वारा उसे समझने अथवा उस पर सही कार्यवाही करने में शिथिलता से। मतलब यहाँ पश्चता का मतलब है कि ठीक प्रकार से सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया जा पाता है, इसको पश्चता कहते हैं। और अगला जो तीसरा है वो है अभिलाप। अभिलाप का मतलब होता है प्राप्त होने वाली सूचना के प्रति अनुक्रिया, रेस्पॉन्स, अर्थात प्राप्त होने वाली सूचना के प्रति अनुक्रिया का व्यापक और प्रभावशाली होना। प्राप्त होने वाली सूचना के प्रति अनुक्रिया मतलब रेस्पॉन्स क्या है, इसको बोलते हैं अभिलाप। और इसके बाद में जो चौथा है अग्रता। अग्रता का अर्थ है कि अपनी प्रस्तावित कार्यवाही के भावी परिणामों का पहले से ही अनुमान लगाकर व्यवस्था इस ढंग से कायम रहे कि वह निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसको कहते हैं अग्रता। तो वास्तविक रूप में हम भार, पश्चता और अभिलाप और अग्रता, इन 4 तत्वों के आधार पर वास्तविक रूप में जो है संचार सिद्धांत को आसानी से समझ सकते हैं। और किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा अपनी विदेश नीति जब तय की जाती है तो निश्चित रूप में इन 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है, भार, पश्चता, अभिलाप और अग्रता। ये 4 तत्व आपको नोट करने हैं। नेक्स्ट, डायच प्रतिसंवरण फीडबैक। डायच प्रतिसंवरण के प्रतिरूप को परंपरागत विश्लेषण की तुलना में अधिक श्रेष्ठ मानता है। बेटा ध्यान दें, डायच प्रतिसंवरण के प्रतिरूप को परंपरागत विश्लेषण की तुलना में अधिक श्रेष्ठ मानता है। यहाँ पर जो फीडबैक है, प्रतिसंवरण है, इसको मैं कार्ल डायच ने जो संचार सिद्धांत का मॉडल दिया है, जिसको कि हम लेक्चर नंबर 25 पार्ट नंबर 1 में डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, वहाँ पर इस फीडबैक प्रतिसंवरण को अच्छे से खुलासा करेंगे। और ये 4 हैं, भार, पश्चता, अभिलाप और अग्रता, इसको भी हम उस डायग्राम में अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तो मैंने केवल संकेत दिया है कि 4 तत्व आप नोट करेंगे। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं
इस सिद्धांत से प्रशासन पता लगा सकता है, किस संचार सिद्धांत से प्रशासन पता लगा सकता है, किसी भी देश का प्रशासन पता लगा सकता है कि राजनीतिक नेतृत्व हित समूह है। अब आपको हित समूह समझना हो तो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मैंने दबाव समूह, हित समूह, राजनीतिक दल सब अपलोड कर रखे हैं। राजनीतिक नेतृत्व, हित समूह, राजनीतिक संगठनों अथवा सामाजिक वर्गों का अनेक निर्णय व्यवस्थाओं पर किसी विशेष अवसर पर कितना भार पड़ रहा है, इस सिद्धांत से इस बात का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, यह सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था की, ध्यान दें, यह सिद्धांत मतलब संचार सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था की, पॉलिटिकल सिस्टम की, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम, यह सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था की मात्रा के संबंध में सुनिश्चित सूचना दे सकता है। मतलब राजनीतिक व्यवस्था की मात्रा के संबंध में ये सुनिश्चित सूचना दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि संचार सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा अपनी विदेश नीति तय की जाएगी, तो विदेश नीति सूचनाओं के संग्रह के आधार पर तय की जाएगी। सूचनाओं का प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है इसके आधार पर तय की जाएगी। सही समय पर सही सूचनाएं मिल रही हैं या नहीं इस आधार पर तय की जाएगी। सूचनाएं जो प्राप्त हो रही हैं वो सूचनाएं विकृत रूप में प्राप्त हो रही हैं या अविकृत रूप में प्राप्त हो रही हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है कि एक अच्छा सिस्टम, अच्छी व्यवस्था, अच्छी राजनीतिक व्यवस्था, अच्छा राष्ट्र राज्य वो होता है जिसे सही समय पर सही सूचनाएं प्राप्त हों, और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वो सूचनाएं अविकृत रूप में होनी चाहिए, विकृत रूप में नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी राष्ट्र राज्य को इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं तो वह एक अच्छे से अच्छे निर्णय ले सकता है, अच्छी से अच्छी विदेश नीति तय कर सकता है। अतः अंत में कहा जा सकता है कि संचार सिद्धांत के आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं, जिसमें संचार सिद्धांत की जो मूल इकाई है वह मूल इकाई है सूचना का प्रवाह। अर्थात सूचना का प्रवाह किस तरीके से हो रहा है, वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था को, राष्ट्र राज्य को सूचनाएं सही समय पर मिल पा रही या नहीं मिल पा रही हैं, और सूचनाओं को अविकृत रूप में तो नहीं दिया जा रहा है। वास्तव में सूचनाओं को एक प्रकार से देखा जाए तो कंप्लीटली ही अविकृत रूप में होना चाहिए। अगर विकृत रूप में सूचनाएं दी जा रही हैं या विकृत रूप में सूचनाएं दी जा रही हैं, सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, तो एक अच्छी विदेश नीति तय नहीं की जा सकती। इसलिए अंत में पुनः मैं फिर कह रहा हूं कि एक अच्छी व्यवस्था वो होती है जो समय पर सही सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम हो। इसी के साथ में जो सूचनाएं इसको प्राप्त हो रही है वो सभी सूचनाएं अविकृत रूप में होनी चाहिए, जो सूचनाएं हैं वो विकृत नहीं होनी चाहिए। यदि एक सिस्टम के पास, एक राजनीतिक व्यवस्था के पास ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं तो वह निश्चित रूप में अच्छे से अच्छे निर्णय ले सकता है, और अच्छे से अच्छे निर्णय ले सकता है तो उसकी विदेश नीति भी अच्छी से अच्छी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का संचार सिद्धांत या संचार दृष्टिकोण या संचार उपागम। ये हमने इसकी सामान्य सी पृष्ठभूमि बताई है। अब इसके बाद में लेक्चर नंबर 25 पार्ट नंबर 1 में हम कार्ल डायच का जो संचार मॉडल है, संचार प्रतिमान है, उसको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। यहाँ पर यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो आगे जब हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझाएंगे तो आप आसानी से संचार सिद्धांत को समझ जाएंगे। ये तो मैंने केवल एक सामान्य पृष्ठभूमि तय की है जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी ये समझ जाएं क्या कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचार सिद्धांत, संचार उपागम, संचार दृष्टिकोण के माध्यम से किस सीमा तक, किस हद तक समझा जा सकता है। मुझे पूरा यकीन है आप कार्ल डायच के संचार सिद्धांत को समझ गएंगे। हाँ, अंत में ये कहूँगा कि वास्तव में राजनीति विज्ञान में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत को देने वाला जो विद्वान उसका नाम क्या है, कार्ल डायच है। ये आपको ध्यान में अवश्य रखना है। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।